आदाब, नमस्कार। आवाज़ द वॉइस के स्पेशल शो में मेरी कोलीग आशा खोसा और मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब। आदाब। मुज़फ़्फ़र अली साहब, आपके जो पर्सनालिटी के इतने ज़्यादा फेसेट्स हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू किया जाए। आप एक फ़िल्म मेकर हैं, आप एक पोएट हैं, यू आर इनटू फैशन, आप यू आर ऑल्सो इनटू मार्शल आर्ट्स, आपने यू आर ब्लैक बेल्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप यू बीन अ जियोलॉजिस्ट, यू स्टडी जियोलॉजी। तो आप अपनी इस जो पूरी शख्सियत है, इसमें आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेट ऑफ योर पर्सनैलिटी? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट फैसेट तो मुझे लगता है आदमी का इंसान होना है, और इंसान ही जो है वो हर चीज़ को दिल से देख सकता है। और जब आप चीज़ों को दिल से देखें तो फिर उसमें उसके सच्चे रंग, असली रंग सामने आते हैं। तो फ़न से लेके और इतिहास तक, और उसके साथ साथ साइंस, विज्ञान भी, एक दिल से देखने वाली बात जो है वही मुझे लगता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। एक शेर है रूमी का, अस्पे हिम्मत सूए अख्तर ताकती, आदमे मस्जूद ना शनाख्ती। मतलब आदमी की जो हिम्मत का घोड़ा है वो आसमान तक उसकी निगाहें वहाँ पर लगी हैं, लेकिन इंसान जिसको अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया था फरिश्तों की, उसकी तरफ उसकी निगाह नहीं जाती है। तो ये मेन चीज़ क्या है, इंसान जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इंसान को फ़न की निगाह से देखना, इंसान को साइंस की निगाह से देखना, इस इंसान को इतिहास की निगाह से देखना, ये मुझे लगता है बहुत बड़े फ़राइज़ हैं एक आर्टिस्ट के। लेकिन अगर हम आपके फेसेट्स की बात करें और जितने आप वर्सेटाइल हैं, तो लोग ये जानना चाहेंगे आशा जी कि आप स्विच ओवर कैसे करते हैं फ्रॉम अ फिल्म मेकर टू अ फैशन डिज़ाइनर टू अ पोएट टू अ रिवाइवलिस्ट। ये आप हाउ कैन यू डू इट सो इजीली? क्या ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है? जो आप फिल्म में देखते हैं उसका भी कोई एक असली वजूद भी है, उसकी भी अपनी कहानियत है, वो भी किसी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। और या उसमें जो फ़न जाता है लिखने का, या शायरी होती है, या म्यूज़िक होती, ये तमाम सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है आदमी की जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र होता है ना, वही उसको हर मंजिल पे एक नया दृश्य खुलता है और नई परतें उभर के आती हैं। और मुझे लगता है आदमी का दिमाग खुला होना चाहिए। जिस आदमी का दिमाग बंद हो गया और उसको कुछ नज़र नहीं आता है, तो वो फिर एक अंधेरे में रहता है। तो हिंदुस्तान में जो ख़ास बात है वो ये है कि हिंदुस्तान कई परतों का बना हुआ है, और हिंदुस्तानी की निगाह जो है वो हर चीज़ को बारीकी से और गहराई से स्कैन करके देख के समझ लेती। यही हज़रत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के बारे में कहा है। जी। तो अगर हम मूड की बात करें, जैसे यू नीड अ सर्टन मूड, जो एज अ फिल्म मेकर, या फिर आप एज अ पोएट हैं, या फिर आप रिवाइवलिस्ट हैं, तो उसमें मूड्स की वो आप कैसे, हाउ डू यू अरेंज दैट, उसको आप कैसे प्लान करते हैं, या फिर इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस एंड ऑर्गेनिक जैसे कि आप बता रहे हैं? आई थिंक इट्स वेरी ऑर्गेनिक, क्योंकि ये चीज़ें प्लान से नहीं होती हैं। ये चीज़ें एक आदमी के मतलब एक सफ़र पे जब आदमी निकलता है तो फिर जैसी जैसी जो चीज़ नज़र आती है, इट कीप्स फॉलिंग इनटू प्लेस। तो मेरा जो मेन सफ़र है जिसने मुझे इंस्पायर किया है, वो एज अ पेंटर किया है। तो मैं बचपने से मैं कुछ नहीं था, मैं सिर्फ एक पेंसिल और कागज़ लेके स्केच करता रहता था। तो आज भी मेरे साथ है, वही पेंसिल है, वही कागज़ है,
और वही मतलब एक कोशिश है कुछ ऐसे मतलब इबारतें निकल के आए उससे कि वो एक ज़िंदगी की तरफ कुछ दरीचे खोलें। जी। तो एज अ पेंटर माई दैट इज़ बीन माई मेन पैशन। जी। मुज़फ़्फ़र अली साहब, आपने एक ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी बता दी, हिंदुस्तान का जो एसेंस है वो बता दिया कि दैट गोज़ विद वॉट एवर यू आर डूइंग। बट यू नो द मॉडर्न जनरेशन, दे वुड लाइक टू नो हाउ डज दैट हैपन, does it start from the day one that I'm going to do things in a certain way, or it just happens? If you can briefly tell us about your journey for the information of our younger viewers, they'll be hugely interested in knowing how you have progressed from one genre to another, and they always think it's a profession, it's an airtight compartment, they cannot switch over, so that will be really helpful, sir. एक्चुअली पेंटर तो खैर एक मैंने आपसे बताया कि ये एक this is a very instinctive dimension of my art and talent. लेकिन I moved into life as a scientist, you know. और मैंने सोचा था कि अब साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी बेकार नहीं रहेगा, उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा कि why not स्टडी जियोलॉजी, क्योंकि तेल के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तो जियोलॉजी मैंने पढ़ी, लेकिन जब जियोलॉजी पढ़ने गया तो वहाँ एक अलीगढ़ में एक शायरी की दुनिया थी। तो शायरी की दुनिया ने मुझे अपने अंदर डुबो लिया। फिर वहाँ से जब मैं निकला तो फिर मैं एडवर्टाइजिंग में गया। तो एवरी young man wants to feel free, basically. He doesn't want to feel bound by anything. So I wanted to feel free, and I thought advertising is a good way of feeling free. I don't have to depend on anything, and it's artistic, creative kind of a journey. तो कलकत्ता से मैंने उसको शुरू किया, and I found that advertising में खास बात ये थी कि you had to probe into the product, you know. You have to probe into the market. You have to find. I mean, there's no such thing as no for an answer. You had to do it. You know what I mean? So which I liked as a challenge, you know. And I had people like Mr. Satyajit Ray. He was my chairman. So I worked with him, and he had a very intuitive sense of art and music. तो उनसे बहुत मुझे कुछ inspiration मिला. And Calcutta opened a new world to me. It was a world of culture. It was a world of music. It was a world of tradition. और इत्तेफाक से वाजिद अली शाह also landed up there in under not very the best of conditions, but वो अपना असर उन्होंने छोड़ा कथा को ठुमरी का कलकत्ते पे। तो कलकत्ता मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहला कदम था। पहला कदम तो मैं अपने लखनऊ ही को कहूँगा, क्योंकि जो भी एक आज का बच्चा है वो ये देखता है कि मैं कहाँ का हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा रास्ता क्या है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ड्राइव्स अ यंग पर्सन ऑफ टुडे, यू नो। तो सर, फ्रॉम जो फिल्म मेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ और जो उमराव जान आपने बनाई, उसकी जो छाप छोड़ी है, उसमें जाहिर बात है आपको इंस्पिरेशन जो एक अवध का इन्फ्लुएंस रहा होगा। लेकिन आज हम आपसे पूछें कि आज आप एक बार फिर से उमराव जान बनाएंगे, तो उसमें रेखा की जगह या फिर फारूक शेख साहब की जगह किसको कास्ट करेंगे? अब जब वो वक्त आएगा तो सोचेंगे भी, तो कुछ कहना इट्स नॉट प्रॉपर, यू नो। हम किसी का नाम ले लें, कह रहे मेरा नाम ले आइए, कब आइएगा, फ़ोन कर कीजिए। क्या आप उनकी रिप्लेसमेंट सोच सकते हैं कि उनको कोई रिप्लेस कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा। इंसान तो अल्लाह ने एक से एक अच्छा इंसान बनाया, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया वो अपनी जगह पे एक संग मील है। और तौहीन होगी मैं ये सोचूं कि उनकी जगह कोई और हो सकता है। वो तो एक चीज़ अपनी जगह पे कायनात में आ गई थी। अब ये मैं सोचूं कि नहीं, रेखा की जगह इनको लूं या आशा जी की जगह इनको लूं, वो मेरे लिए गुस्ताखी होगी बहुत बड़ी। अगर हम आपसे बात करें, जो आजकल रेवोल्यूशन हुआ, डिजिटल रेवोल्यूशन जो चला है सिलसिला, उसमें हमने बहुत देखा है कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हर एक के मोबाइल में फिल्म मेकिंग जो है वो देख सकता है, उसका लुत्फ़ ले सकता है।
इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखते हैं मुज़फ़्फ़र अली साहब की? एक तरफ तो इसमें एक फ्रीडम मिली है, बट दूसरी तरफ एक कुछ ऐसा एहसास भी हो रहा है कि इसमें कुछ वल्गैरिटी भी जो है वो भी क्रेप्ट इन हो जाती है। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये OTT ने आके तो दुनिया बदल दी। मतलब हम लोग तो अलावा OTT के अब कोई हमारे पास एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। अब उसमें हम क्या देखते हैं वो बात अलग है। इत्तेफाक से हिंदुस्तान में जो क्रिएटिव क्वालिटी और जो प्रोडक्शन वैल्यूज़, जो आर्टिस्ट्री जाना चाहिए थी हिंदी फिल्म में, वो नहीं गई। वो सिर्फ एक मतलब एक वल्गैरिटी के लेवल पे आके उन्होंने एक अपना मकाम बनाया है। लेकिन जो हाई प्रोडक्शन वैल्यू की जो होना चाहिए चीज़ें, वो हिंदुस्तान से बच के निकल गई। या तो उनके OTT वालों की समझ के बाहर थी वो, हिंदुस्तान वालों के, हिंदुस्तान के जो OTT मैनेजमेंट है, या फिर हम लोग इस काबिल नहीं थे कि हम वी कुड राइज अबव एंड क्रिएट सम आउटस्टैंडिंग OTT प्रोडक्ट्स। यू नो, OTT के लिए जो विलायत से बन की चीज़ें आती हैं, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होती है जी। हम लोग तो सिर्फ वही देखते हैं। और क्योंकि उसमें दे गो इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट्स, द राइटिंग हैज़ बिकम वेरी ब्यूटीफुल, they hold your attention very strongly, and every actor has a story on their face, and that story grows from show to show. तो ये जो एक चीज़ है, जो एक विलायत से कंपटीशन हमको मिला है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है कि हम लोग बिल्कुल हिंदुस्तान का फिल्म मेकर हिल के रह गया है जी। हिंदुस्तान की जो आर्टिस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। उसमें कोई पूछने वाला नहीं है उसको जी। क्योंकि हम अगर आएंगे, हमारे जैसे और लोग हिंदुस्तान के आएंगे, दे विल बी मेड टू डू फिल्म्स विच आर क्रैश एंड लाउड एंड वल्गर एंड जिसको आप कह रहे हैं ना कि तो वो उसकी एक मार्केट ही अलग है पूरी हिंदुस्तान की। और विलायत की मार्केट एक ग्लोबल मार्केट। हम लोग जब तक एक ग्लोबल मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, और हम लोग उसको नहीं बना पा रहे हैं। या तो आप फिर ऐसे कुछ खिलवाड़ वल्गर कर रहे हैं हर आदमी से। अब बाहुबली इज़ अ क्रेजी काइंड ऑफ रिक्रिएशन ऑफ द समथिंग विच इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल, यू नो। बट वी नीड टू क्रिएट थिंग्स विच आर लार्जर देन लाइफ एंड ट्रू टू लाइफ, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इत्तेफाक से। काफ़ी जी। Sorry, there is another viewpoint on the same thing, that it has given a lot of freedom to filmmakers, to viewers especially. Viewers, you know, yes. it has given a freedom to, it has democratized the space of media. That is also another view. And also Bahubali, when you are discussing Bahubali, it was, I think it became quite popular the world over. Yeah. It was rated Popular, very see, well in Japan. We are and not all. talking about popularity. Yeah, I understand. We are talking about the creative quality, production values, the एक ग्लोबल कंपटीशन में आना। पॉपुलैरिटी तो आप किसी चीज़ से भी पैदा कर सकती हैं, जी। लेकिन टू क्रिएट समथिंग विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग, विच हैज़ अ रिपीट वैल्यू, विच होल्ड्स ऑन टू इट्स स्पेस इन टाइम, जी। तो वो चीज़ें अलग हैं जी। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में। देयर सम वेरी good shows which are coming up, but largely it is being carried away by a very different stream, as you जैसे कि आपने mention अब जैसे हमारे जो ख्वाब हैं जी उनको नहीं इसमें कोई जगह मिल रही है for various reasons. Maybe my production values are too sophisticated, my imagination is too complex for people to fund and support that kind of dream. I mean, even something like Habba Khatun would be a great subject, but उसके किसी की समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको how to take it forward, you know. So we have, but I'm not worried about that, क्योंकि one can think of so many things, you know. One doesn't have to worry about कि ये ऐसा माहौल हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो I'm not restricted by the outer conditions of the cinema. जी, आपकी बड़ी डायनामिक अप्रोच रही है हमेशा। लेकिन अगर OTT प्लेटफॉर्म पे हम रहें और जो जिस तरह की कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाई हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी,
उनको लगा कि भाई नहीं अब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कुछ ज़रूरत है इसको कुछ इसको फ़िल्टर करने की, उसको लेकर भी काफ़ी अब लोगों में सुगबुगाहट है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम पर क्यों नकेल कसी जा रही है। इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? ये तो होगा और हर आदमी हैज़ द फ्रीडम टू थिंक व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, यू नो। हम तो अपनी बात कर सकते हैं, जो छोटी मोटी हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा सफ़र है। So are we going to see some of your production on the OTT platforms or otherwise also? अगली फिल्म आपकी हमको कब देखने को मिलेगी? See, I'm more into painting and I'm more into Sufi music. Okay. So what I'm trying to do is to create cinema and music, you know what I mean? तो जहान खुसरो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो पिछले 18 साल नहीं 2001 से शुरू हुआ था जी। और उसको हमने वी ट्राई टू क्रिएट अ ग्लोबल वननेस थ्रू म्यूजिक, यू नो। तो जो अमीर खुसरो का भी पैगाम था कि वो यहाँ के मकाम वहाँ के उसूल और यहाँ के रागों को लेके एक नई चीज़ बनाना। तो आई थिंक टुडे ग्लोबल म्यूज़िक हैज़ अ ग्रेट बाइंडिंग फैक्टर। इस वक्त दुनिया को दीवारें तोड़ना है, दुनिया को जुड़ना है एक दूसरे से, और म्यूज़िक ही एक बहुत बड़ा रास्ता है। और म्यूज़िक के साथ शायरी, दिलों की शायरी, तो ये दिलों को जोड़ने वाला जो मामला है उसमें ही आपकी फिल्म भी काम आती है, साउंड भी काम आता है, कैमरा भी काम आता है। तो कैमरे की अहमियत बहुत बड़ी हो गई है और कैमरे को जितना हम इंटेलिजेंटली और सेंसिटिवली इस्तेमाल करेंगे, आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो उसको मैं म्यूज़िक के थ्रू पोइट्री, आई वांट टू यूज़ द कैमरा। मुझे लगता है कि आपके जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि स्विच ओवर जो है, तो मुझे लगता है आपका जो ये चेंजेस होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस वक्त में आप उसी पे अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे वो स्केचेस हो, चाहे वो पोइट्री हो या फिर फिल्म मेकिंग हो। जहान खुसरो की आपने बात की, इतना अच्छा इवेंट है कि वहाँ पे आप जाते हैं तो एक पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि यू फील इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। तो और उसमें एक वननेस का, पूरी दुनिया से उसमें कलाकार आते हैं, चाहे टर्की हो, चाहे पूरी दुनिया से उसमें लोग, हिंदुस्तान के भी कोने हिंदुस्तान के भी रहते हैं, बंगाल से, ईरान से, कश्मीर से, राजस्थान से, गुजरात से, हर तरफ से लोग आते हैं। उनको एक उसमें एक कॉमन नशे में उतारना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और यह बखूबी करते हैं। अजीम, क्या सबसे बड़ी चीज़ कि आदमी को वक्त से आगे सोचना चाहिए। अगर हम आज की सोचेंगे तो हम कल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम आइंदा की सोचेंगे तो हम आज अगर कहीं भी हमारे कदम लड़खड़ाएंगे तो हम उसको आगे से पकड़ सकते हैं। किसी ने मना नहीं किया कि आप आगे की ना सोचें या आगे से अपना क्या कहते हैं सोच के तसलसल को ना जोड़ें। तो आई थिंक आगे का सोचना चाहिए आदमी को, क्योंकि आगे ही सब कुछ रखा है। आज के चक्कर में लोग फंस के दलदल में एकदम से धंस जाते हैं। आई थिंक वी हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक इन आवर थिंकिंग। अब मैंने रूमी को लेके हम चले, तो रूमी टुडे ही इज़ द लार्जेस्ट रेड पोएट इन द वर्ल्ड। हमने 18 साल पहले इनको धीरे धीरे करके इनकी बाल की खाल तक, इनके कलाम की और इनकी म्यूज़िक की और कहाँ के थे क्या, मैंने पूरी फीचर फिल्म इनके पर प्लानिंग की, एक एक फ्रेम को स्केच किया है। तो ज़रूरी नहीं कि फिल्म बने, फिल्म तो मेरे दिमाग में बन गई। अब वो बन गई तो बन गई, लेकिन अब उसके साथ हम नई नई चीज़ें और बना सकते हैं। जिस तरीके से जूनी है वो मेरे दिमाग में बन चुकी है, अब हम उसको लेके पता नहीं क्या क्या और कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि कैमरे में आ जाए फिल्म, दिमाग से उतर गई, दिमाग में उसके तमाम सब मंजर कशी हो गई। तो दैट इज़ द जर्नी ऑफ द फिल्म मेकर। आई थिंक टुडे फिल्म मेकिंग की जो थॉट प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, कि आप हर चीज़ की बाल की खाल में उतर जाते हैं। दैट इज़ द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। ज़रूरी नहीं कि उससे फिल्म बन के निकल आए, उससे आपके अंदर के जो
दरीचे हैं दिमाग के वो रोशन होते हैं, उससे आप पता नहीं क्या क्या आपको रास्ते दिखते हैं, आप दिखा सकते हैं लोगों को रास्ते। जी, जहान खुसरो में जो आर्टिस्ट आते थे वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान के भी आर्टिस्ट आते थे, लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब यही है कि हम लोगों का कद बहुत घटता जा रहा है। जब तक आदमी का दिल नहीं बड़ा होगा तब तक आप उसमें दुनिया को कैसे लेके चलेंगे। आदमी, हम तो जहान खुसरो में चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आएँ जी, और हम चाहते हैं हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो भी एक कुशादा दिल रखें, एक बड़ा दिल रखें जी, ताकि हमारी जो इज़्ज़त है दुनिया में वो किसी सूरत से उस पर हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। जी जी बिल्कुल। अभी हाल ही में कई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, जो पाकिस्तान की प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स के, उनको होस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें कि हो सकता है जो आर्टिस्ट हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, उनको एक बार फिर से मंच मिले कि वो साथ में। देखिए, आर्टिस्ट एक अलग ही चीज़ है। स्पोर्ट्स में तो कंपटीशन हो जाता है, लेकिन आर्ट में कहीं भी कोई कंपटीशन होने की गुंजाइश नहीं है। आर्ट तो फ़ौरन एकदम से रास्ता साफ करके दिलों को जोड़ देता है। जी, तो आर्ट को तो अलग ही, उसकी अलग ही नेशनैलिटी होना चाहिए आर्टिस्ट की। जी जी, ही इज़ अ ग्लोबल पर्सन। राइट। मुजफ्फर अली साहब, we will be celebrating 75 years of independence। अगले साल एक बहुत बड़ा इसका जलसा होगा, उसमें हम भी सेलिब्रेट करेंगे। इन 75 सालों आपने तो उसको, इंडिया को बहुत ही कई डेकेड्स देखे, आपने इसको इवॉल्व होते हुए देखा है। अगर हम आपसे अवध की बात करें कि अवध को आपने इवॉल्व होते हुए देखा है, उसको आप कैसे देखते हैं इन द जर्नी ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग 75 ईयर्स? देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो अवध है। मैंने अवध को कई निगाहों से, कई नज़रों से देखा है, और मैंने अपने वालिद की नज़रों से देखा है। और जो या इतनी न तब्दील हुई होती है दुनिया, या मैंने इसे ख्वाब में देखा नहीं होता, तो अवध को मैंने ख्वाबों में देखा है, असलियत में देखा है। मेरे वालिद जब विलायत से आए थे तो वो सन 35 में पहला इलेक्शन लड़े थे। उनको मालूम था कि मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान के लिए ख़राब चीज़ है, तो उन्होंने 17 साल तक मुस्लिम लीग को इंडिपेंडेंट हराया। तो वो एक अवध को एक नॉन कम्युनल जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी निगाह से देखते थे। हमारे जब वो विलायत से लौटे थे, वहाँ उनके दादा के दोस्त थे, राजा साहब राजपूत थे, हिंदू थे। वो जब उनसे मिलने गए तो वो मुहर्रम का वक्त था, वो राजा साहब ज़मीन पे लेटे हुए थे। भैया ने पूछा, चचा आप ज़मीन पे काहे लेटे हो? कहले, अरे तुम मूर्ख हो, जानत नहीं कोई मुहर्रम है आजकल। कहले, आपका मुहर्रम से क्या लेना? कहले, जो प्रजा का मजहब वो राजा का मजहब। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रजा का मजहब वो राजा का मजहब, जी जी, ये असली है, जी, क्या कहते हैं, अवध की पहचान। और तो वो जब तक कुशादापन नहीं आएगा अवध में, हम लोग अपना कद छोटा कर देंगे। तो अवध से तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं। अवध ने क्या क्या नहीं दिया है, ठुमरी दी है, दादरा दिया है, वाजिद अली शाह दिए हैं, और कृष्ण जी को सराहा है। कहीं नहीं इतना कृष्ण जी पे काम हुआ है जितना अवध में हुआ है। फ़कीरों ने किया है, तुराब अली शाह कलंदर हुए, हज़रत शाह नियाज़ हुए, वाजिद अली शाह हुए, इन्होंने सबने कृष्ण जी पे काम किया। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये विरासत क्या है अवध की। अगर हम अवध की विरासत को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे पास और इतनी उम्दा, इतनी खुशबूदार विरासत कहीं नहीं है दुनिया में। हिंदुस्तान में तो कम ही जगहें हैं जहाँ आपको इस तरह की विरासत मिलेगी। उसको हमें बचा के रखना है, और इसको सिर्फ आर्ट बचा सकता है। किसी पॉलिटिशियन के बस का काम नहीं है इसको बचाना। जी, आपको लगता है कि जो गंगा जमनी तहजीब है, तो एक कॉन्शियस एक एफर्ट्स की ज़रूरत है कि बिल्कुल किया जाए, और उसको आप रिवाइवलिस्ट रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? कुछ कमज़ोर हुई है ये कड़ी जो है? हमेशा कमज़ोर होती है, हमेशा इसको मजबूत करना पड़ता है। बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं, भी इमारतें हैं जो ढहने लगती हैं, तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ता है, उसको कंजर्व करना पड़ता है। तो इफ़ यू डोंट कंजर्व कल्चर, हाउ डू यू एम्पावर कल्चर? तो वी हैव टू कंजर्व इट। अब मैंने एक शुरू किया था पैगाम मोहब्बत का पैदल सफ़र,
मैं हर दरगाह, हर मंदिर पे जाके मैंने कव्वालियाँ और भजन गवाए लोगों से। तो वो एक अंदर से एक तकलीफ़ होती है कि जब आदमी देखता है कि यार ये तो यहाँ तो क्या कहते हैं, एक कुछ विचार होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वहाँ मैंने जैसे अर्ज़ किया, आदमी को आगे की सोचना चाहिए। अगर हम आगे की नहीं सोचेंगे तो अवध में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सर, आपका मेरे सामने है, ये जर्नल है, ये कश्मीर पे है, ये रूमी फाउंडेशन पे। बेसिकली आपने बहुत काम किया है सूफीज़म को इंट्रोड्यूस करने में नई जनरेशन्स को, और उसमें आप क्या देखते हैं कि जिस स्टेज पे हिंदुस्तान है, what more needs to be done to further this thought process, introduce it to the different people? And I have always understood that the big artists like you, they are fantastic, they have done wonderful work, but they have to pass on the legacy to younger generation. Are our younger generation people ready to take on this legacy? If you don't confuse them, they are ready. Absolutely, they are ready. If you confuse them, so they are also ready to be confused also. So our job is to take this legacy forward. कश्मीर में देखें आप, शैविज़म और सूफिज़म का कितना गहरा रिश्ता है। अभी मैंने ऐसी अवध पे भी निकाली है, तो अवध में आप देखें तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का कितना बड़ा सूफिज़म के साथ वो है। या आप ये पंजाब पे है, पंजाब में आप देखें तो सिखिज़म और सूफिज़म का कितना गहरा संबंध। हमको पुल बनाना है। अगर हम पुल नहीं बनाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पुल आप एक्चुअल बना देते हैं, पुल फ्लाईओवर्स बनाते जा रहे हैं आप दिन भर दिन, लेकिन जो दिलों का फ्लाईओवर है वो बहुत इम्पोर्टेंट। उसके लिए हमें 1 रुपया नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। उसके लिए मुझे भीख मांगना पड़ती है। बिल्कुल। घर घर मतलब कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट जाना पड़ता है, सरकार टू सरकार जाना पड़ता है कि मैं एक पुल बना रहा हूँ। कहले काहे का पुल है आपका? कह रहे दिलों का पुल है भाई, जो हमेशा मतलब कमज़ोर होता जा रहा है। बहुत आसान है सिखिज़म और सूफिज़म को अलग कर देना, और उतना ही उससे ज़्यादा आसान है जोड़ना। तो जो जोड़ने में मज़ा है वो तोड़ने में और अलग करने में थोड़ी है। बहुत बड़ी बात कही आपने।